तो मेरे शेरों लगा लो आज हाजिरी। आज है लेक्चर नंबर 31, आयोनिक इक्विलिब्रियम को देंगे विश्राम। टॉपिक होने वाला है खत्म, ठीक है। तो फिर इस लेक्चर की शुरुआत में बता दूं, आज लेक्चर नंबर 31 का यानी कि चैप्टर नंबर 3 का आज होने वाला है अंत, ठीक है। लेकिन विश्राम यहां पे नहीं लेंगे हम, आगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बढ़ती जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आगे, तो इस रोडिस के किसी जर्नी के तरह हम इस पड़ाव पर आकर के पहुंच गए जहां पे 30-31 लेक्चर की सीरीज हमने अब तक कंप्लीट कर ली है और बहुत ही एफिशिएंटली अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को हमने बड़ी क्लियर कंसेप्ट में सिखाया है। तो फिर आज को भी वैसे ही होगा। आज है, देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आज हम सीखने वाले कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। आयंस के बारे में, तो आयन तो हमारे अब जैसे भाई बंधु हो गए, है ना। आयंस हमारे हो गए भाई बंधु, यानी कि इनके बिना तो केमिस्ट्री में आपका सरवाइव करना ही मुश्किल है। तो सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते करते कॉमन आयंस पे पहुंच गए, जहां पे ली चैटेलियर साहब का बड़ा सा थोड़ा सा योगदान है ना। ली चैटेलियर्स के प्रिंसिपल के आधार पे ये कॉमन आयन इफेक्ट बनाया गया है। इसके आगे है कुछ भी नहीं। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये आज का लास्ट टॉपिक है। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे थोड़ी सी, और फिर थोड़े क्वेश्चंस की बातें करेंगे, और इन द एंड हम बात करेंगे जो भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, जिसपे मैं वीडियो और एक दे चुका हूं, लेकिन स्पेसिफिकली बोर्ड्स के हिसाब से और 12th के हिसाब से वो कैसे किस तरह से थोड़ा सा उसमें रिवॉल्यूशन आएगा, उन चीजों पर भी आज बातें करेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो फिर कॉमन आयंस की हम बात कर ले। सबसे पहली बात तो मैं एग्जांपल दे दूंगा बिना थ्योरी के मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो मेरे शेरों, मेरे चीतों, नोट डाउन कर लो। मेरे पपीतों को जरूरत है इन चीजों की, मुझे पता है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा लेकिन नोट डाउन करना जरूरी है। तो फिर कॉमन आयंस को हम देखते हैं। समझो मैंने ले लिया एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं लेते हम देखेंगे एसिटिक एसिड है और एक सोडियम एसीटेट है। एसिटिक एसिड है वीक एसिड है, तो फिर ये होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, यानी कि इसका डिसोसिएशन किसी भी सॉल्वेंट में बहुत कम होगा। और सोडियम एसीटेट को जब हम देख लें, अगर फॉर्मूला में आपको बताऊं CH3COONA, सोडियम एसीटेट, तो इसका जो है डिसोसिएशन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसका किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर कॉमन आयन कंसेप्ट ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ली चैटेलियर ने क्या कहा, अगर मैं देखूं वीक एसिटिक एसिड जो है, जो कि पानी में अगर पूरी तरीके से डिसोसिएट तो नहीं होता, लेकिन जितना भी इसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं वो कुछ इस तरीके से CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। अगर ये डिसोसिएट हो भी जाए तो होगा CH3COO- और प्लस H+ के आयंस के साथ, इन दो आयंस के साथ होगा डिसोसिएट, ठीक है। और अगर मैं सोडियम एसीटेट का डिसोसिएशन ले लूं उसी सॉल्यूशन में, जहां में मैंने एसिटिक एसिड डाला है उसी में मैंने सोडियम एसीटेट भी डाल दिया, तो उसी में ये भी डिसोसिएट होगा कुछ इस तरह से CH3COONA, ये डिसोसिएट होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका बहुत अच्छा डिसोसिएशन होगा CH3COO- प्लस Na+ आयंस में, ठीक है। अब ये डिसोसिएशन जो है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन एक बात इसमें है, कंसेप्ट का नाम है कॉमन आयन, यानी कि क्या, जब दोनों भी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो आयन दोनों में एक कॉमन है, वो है ये एसीटेट वाला आयन, यानी CH3CO-, CH3CO-, ये दोनों आयंस इसमें कॉमन है। तो ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के हिसाब से इन्होंने ये बतलाया है कि अगर कोई भी आयन कॉमन हो तो जो आयन वीकली डिसोसिएट हो रहा है, जो आयन एज कंपेयर टू बोथ द थिंग्स, जो वीकली डिसोसिएट हो रहा है उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि क्या, उसके रिएक्शन ज्यादा तौर पे होंगे लेफ्ट साइड से, यानी कि CH3CO- जो है वो H से प्लस होकर के एसिटिक एसिड बनाएगा, ना कि वो डिसोसिएटेड रहेगा, वो अनडिसोसिएट होने की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी कि क्या, अगर
कोई भी कॉमन आयन बना रहा है ना। अभी ये दो मॉलिक्यूल से दो कंपाउंड है हमारे पास, एक है सोडियम एसीटेट, सोडियम ये एसिटिक एसिड। दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है, दोबारा रिपीट करते समय ये बताऊंगा, अब ये जब डिसोसिएट हो रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है एसिटेट आयन, और ये जो डिसोसिएट हो रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है ये भी एसिटेट आयन। तो ये आयन जो है दोनों में कॉमन है, लेकिन अब जो स्ट्रांगली डिसोसिएट कौन हो रहा है, स्ट्रांगली डिसोसिएट हो रहा है सोडियम एसीटेट, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर्ड टू दिस वीक एसिड which is acetic acid. So this acetic acid, it is forming CH3CO minus ions along with the H plus ions, but according to Le-Chatelier principle, it says that it is termed as the compounds which are forming common ions in both the one with the weak dissociation capability, weak dissociation capacity will turn its equilibrium, will shift its equilibrium to the left side, यानी कि it will go from products to reactants rather than going from reactant to product because of the weak dissociation and the domination of the other dissociation of the strong electrolyte. This is the principle, or this can be termed as the common ion effect. Due to the common ion effect, equilibrium sometimes of the weaker electrolyte shifts from products to reactants. This was the basic and the most times I've repeated anything because listen guys, this is important. ये उतना ही जरूरी है जितना की चीजें बाकी की हैं, ठीक है। कॉमन आयन प्रिंसिपल आपको थ्योरी में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जितना आप, और ये समझ में भी आता है आसानी से ली-चैटेलियर साहब कहना क्या चाहते हैं। आगे आपको लास्ट पैराग्राफ में कॉमन आयंस के और एक एग्जांपल दिया गया है कि AgCl और AgNO3। अगर AgCl में मैंने AgNO3 डाल दिया, ठीक है, टेक्स्ट बुक अगर आप देख रहे हो तो उसमें होगा, अब देखो AgCl AgNO3, वापस मैंने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देख लिया कि AgNO3 is added to the saturated solution of AgCl। अब AgCl और AgNO3 दोनों अगर कंपेयर कर ले तो AgNO3 की सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रांगली डिसोसिएट होता है। अगर AgCl डिसोसिएट हो गया, AgCl डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा Ag प्लस और Cl माइनस। उसी तरह से AgNO3 भी जब डिसोसिएट होगा ये भी बनाएगा Ag प्लस, है ना, और NO3, ऐसे आयंस बनाएगा ना, बनाएगा, तो ये बनाएगा जरूर। Ag है कॉमन आयन। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो डिसोसिएट हो रहा है वो है ये वाला, इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है और इसके स्ट्रॉन्गली आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं ज्यादा एफिशिएंटली। लेकिन अगर मैं कंपेयर टू AgCl देखूं इसके बहुत कम है, तो AgCl का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम Ag प्लस Cl माइनस आयन फॉर्मेशन टू द रिवर्स, दैट इज फ्रॉम आयंस टू मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, इसने ये केस कहा है। आगे लास्ट अगर टॉपिक हम देखने जाए तो यहां पे कहा गया है डू यू नो, यानी कि अब देखो डू यू नो में हमको बताया है कि अगर Ca2 प्लस किसी भी पानी में है, कैल्शियम के आयंस अगर पानी में है तो उस पानी को हार्ड वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर। अगर मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है लेकिन मैग्नीशियम भी उतना रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम अगर किसी भी पानी में है तो उसको आरओ करना जरूरी है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस करना जरूरी है। जिस तरह से जैसे कि हमारे ये सोल्यूट्स जो है जो गंदे हैं, हमको जरूरी नहीं है पानी वो निकल जाए। लेकिन अगर हम और एक देखें तो इसमें क्या होता है, Ca2 प्लस के जो आयंस है उसकी वजह से हार्ड वाटर यानी कि गंदा पानी हम कह सकते हैं, हैवी वाटर जो पीने लायक नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और Ca आयंस डालने से। कैसे क्या? अगर जो Ca प्लस आयंस है हम उसमें लाइम डाल दे, CaOH2, है ना, तो वहां पे जो आयंस है, देखो इट इज सरप्राइजिंग टू नो दैट Ca2 प्लस आयंस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग मोर Ca2 प्लस आयंस इन द फॉर्म ऑफ लाइम टू द हार्ड वाटर। ठीक है, अब देखो HCO3 आयंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है, HCO3 आयंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, उसमें अगर मैं OH डाल दूंगा, अभी हाइड्रोक्साइड्स का चल रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड्स का चल रहा है कि CaCO3 होते हैं, CaCO3 के फॉर्म में होते हैं, और वो जो पानी में अगर है तो H2O, तो H2O और CaCO3 का रिएक्शन में जो HCO3 आयंस फॉर्म होंगे ना उसका, और OH माइनस आयंस यानी कि मैं लाइम डाल रहा हूं उसमें, तो इसके कंपाउंड से अगर रिएक्शन होता है तो वो बनाता है CO3 2 माइनस 2 प्लस, ठीक है, और H2O साथ में। तो CO3 जो है उसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम है, यानी कि क्या,
वो सोल्यूबल नहीं है ज्यादा। यानी कि क्या, अगर मैं थोड़ा सा भी सोल्यूबिलिटी के ऊपर में उसको डाल दूं तो तुरंत नीचे आकर के प्रेसिपिटेट हो जाता है। ज्यादा सोल्यूबिलिटी वो दिखा नहीं पाता पानी में, ज्यादा सोल्यूबल वो है नहीं। तो अगर मुझे सेपरेट करना है तो मैं अगर लाइम डाल दूं किसी भी कैल्शियम कंटेनिंग वाटर में, तो होता क्या है, उसके जो HCO3 कंपाउंड है ना, हाइड्रोक्सी कार्बोनेट कंपाउंड है, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड के साथ जो बनाता है कार्बोनेट कंपाउंड विद अ चार्ज, एंड इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज वेरी लेस। इट मींस दैट वेरी लो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मींस दैट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि मैंने अगर जितना सोल्यूबल है उससे मैंने एक पिंच डाल, तो अगर एक पिंच सोल्यूबल है, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा सोल्यूट लेकर के प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे। यानी कि उससे ज्यादा सोल्यूबल वो हो नहीं सकता। उसको हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट काफी लो है। अगर मैंने कहा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट काफी हाई है तो फिर हम कह सकते हैं वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकता है, जिसे मैंने कल कंपेयर किया आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो फिर ऐसी चीजें यहां पे आती है, डाउट्स मेंशन करो, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। और जितना जरूरी, जितना सीरियसली आप लोगे चीजों को, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप मेरे शेयरों को चीजें समझ में आ रही हैं। आप तो शेयर हो, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहो, है ना। आज का पूरा एजुकेशनल वीडियो का आपने जो लेक्चर है, हमारा डिस्कशन है मेरा और ऋषि सर का, और ऋषि सर का स्वागत हम जोरों शोरों से करेंगे। काफी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऋषि सर आ रहे लेकर के फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि सबसे बेसिक है और सबसे जरूरी भी है। क्योंकि 10वीं तक यार तुम सीखते आए हो इलेक्ट्रिक करंट, यहां से वहां, ये से वो, उसके बाद उसी में मिक्स से अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शन के बारे में, अगला चैप्टर बायोलॉजी के बारे में, एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी के बारे में, सेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इन चीजों को तुम्हारी नॉलेज इन चीजों में थोड़ी सी कम है कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या, केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, बायोलॉजी एक्चुअली है क्या, चीजें एक्चुअली अलग अलग कैसे की जाती है। तो ऋषि सर जब 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स लेके आएंगे तो स्वागत यार जोरों शोरों से करो। इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर के सारा फिजिक्स कोर्स अच्छे से कर लो, क्योंकि उनसे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई सिखा पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आ गई। हमारा चैप्टर नंबर 3 तो खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल्स के बारे में जैसे मैं डिस्कस करना था, मैंने बोला वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स है हमारे इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजों को लेकर के। तो ऊपर ही अगर हमने डिस्कस कर लिया, तो गाइस मैं चाहूंगा न्यूमेरिकल डिस्कस करते टाइम आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक देख लो, और अगर डाउट्स है तो मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूं। ठीक है, अब देख लो आगे जैसे हम बढ़ते हैं। हमने कल देखा था कि रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट अगर निकालना है तो उसके हमको प्रोडक्ट का बस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लेना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कॉन्सेंट्रेशन दिया हो सकता है हमको मोलालिटी में, नॉर्मलिटी में चीजों को कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करना सीखो। अब देखो यहां पे दिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 5.2 into 10⁻⁻⁷ कैलकुलेटेड सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब एंड ग्राम पर डीएम क्यूब। देखो अब सवाल है यही, आपको फॉर्मूले भी पता है, x क्या है, y क्या है, x = 1, y = है ना, x⁻, y⁻, उसके ये लेना है, फिर सॉल्युबिलिटी में s⁻x + y लेना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन इन्होंने कहा है इन मोल पर डीएम क्यूब, ग्राम पर डीएम क्यूब, दैट इज डेसीमीटर क्यूब अगर मैं कहूं फुल फॉर्म में। तो यूनिट कन्वर्जन करना जितना जल्दी सीखोगे उतना ही जल्दी आपको आएगा। लॉग टेबल पे बहुत सारे मुझे फोन आए थे, बहुत सारे मैंने डाउट सॉल्व भी कर दिए। फिर भी ऑनलाइन अगर आपको मुझे है ना अप्रोच करना है तो दीक्षा कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम का भी चैनल अवेलेबल है, आप वहां पे मुझे अप्रोच कर सकते हो, जहां पर हम ठीक से बात करके आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। नाम नया, काम नया, पहचान नहीं, है ना, स्टाइलिश नाम लग रहा है। क्या सीखते हो भैया? थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है ना। कैसा लगता है? थोड़ा कूल लगता है, हाइप लगता है थोड़ा, है ना, क्रिंज आ गया इसमें। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स है ही क्रिंज। थर्मोडायनेमिक्स में हम सीखेंगे एनर्जी के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल किस तरह से चेंज होती है, सारा नया है। मैं बोलूंगा एटम्स पता है आपको, आयंस पता है, मॉलिक्यूल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर, बिलर, मास, बीस, ये सब कैलकुलेट करना आपको आता है, नॉर्मलिटी, मोलालिटी आता है, फिर ही जाके आयोनिक इक्विलिब्रियम सीखो। नहीं तो जाओ पहले बेसिक सीख के आओ, जाओ पहले पिछले वाले लेक्चर देख के आओ। यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी कोई पीड़ा, ऐसी कोई अड़चन आनी नहीं वाली है यार। कतई जहर जहरीला एकदम ये वाला टॉपिक है। अब मैं इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग
CET केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स 1 पूरा सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में सीखा, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स 2 पूरे 6 महीने इन 2 चीजों को सीखा है। यानी कि काफी समय मैंने इस भाई के साथ, मेरे बंदे के साथ, मेरे बंधु के साथ, इसके साथ मैंने बिता चुका हूं। तो जितना ये कतई जहर है कंसेप्ट, उतने ही कतई जहर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, केमिकल इंजीनियर होने के नाते। तो गाइस अगला लेक्चर आप जरूर देखना, जहां पे हम इंट्रोडक्शन लेंगे थर्मोडायनामिक्स का। बहुत मजा आएगा, मजा तो आता ही है, ठीक है। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम लास्ट की बात कहें तो गाइस एजुकेशन सिस्टम हो गया है चेंज, जो कि मैंने आपको बहुत इसके पहले वाले वीडियो में जो डाला है चैनल पे, उसमें बता दिया। डिस्कशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, जहां पे सब चीजें समझ में आ गई, हमने वापस चेक किया, कोई पॉइंट छूटा नहीं है। तो फिर बोर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, 12th के लिए बोर्ड्स नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। एंट्रेंस एग्जाम होंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी में, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे गाइस। तो सारे कंसेप्ट जितने हमने सिखाए हैं, बोर्ड्स के लिए नहीं लेकिन एग्जाम्स के लिए, या आपके जो एग्जाम तो होंगे ही ना, लेकिन उसमें बस आपको मेजर माइनर का सिलेक्शन आ गया, लेकिन सारे कंसेप्ट जो अब तक सिखाए मैंने, या कि जो एंट्रेंस एग्जाम में जरूरी होंगे, सारे कुछ आने वाला है। बस इतना ही कह दूंगा, ज्यादा आपके सामने बकचोदी पेल नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब कह दिया है मैंने, ये सब कर दिया है। अब इसको हम पढ़ाई को लेकर के चलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट कभी ना बदली है ना बदलेगी। एजुकेशन सिस्टम बदलते रहेंगे, कंसेप्ट आपको सीखनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट है, रुचि है, आपको उसको आगे लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने शेरों से लेता हूं मैं विदा। मिलते अगले लेक्चर में, जहां पे शुरू करेंगे थर्मो मेरे भाई के साथ, ठीक है। तो चलते वक्त